प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिद्धार्थ लाटा आपका अपनी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो चलेंगे पा ही लेंगे अपनी मंजिल, जो चलेंगे पा ही लेंगे अपनी मंजिल, हो भले वह 2 कदम पर या हो 100 कदम पर। जो व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है वो अपनी मंजिल निश्चित प्राप्त करता है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लास से आपकी पढ़ाई का जो कार्य है उसको चलाना प्रारंभ किया है और निश्चित ही हम अपनी उस सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसी भावना रखते हुए मैं आपको अपनी इस आगामी क्लास में आपको आमंत्रित करता हूं। आप सब अभी तक जो हिंदी विषय पढ़ रहे थे, उस हिंदी विषय को आप एक भाषा के तौर पर आप जैसे पढ़ रहे थे, लेकिन आज से आप जब हिंदी भाषा जब पढ़ेंगे तो उसे एक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप 10वीं क्लास तक जब आप हिंदी पढ़ते हैं तब आपका जो हिंदी पढ़ने का जो एक विषय, जो अनिवार्य विषय जो होते हैं, इन सब में बराबर महत्व रखते हुए आप इसको पढ़ रहे होते हैं। लेकिन 11th क्लास में आने के साथ में ही जो भाषा विषय है उनका महत्व अलग हो जाता है और वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं ये अपन यहाँ पर ध्यान करेंगे। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो सब जैसे सारे विषय कॉमन रूप से आप पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ 11th क्लास में आने के बाद में आप अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने विषय चयन करते हैं और विषय चयन के साथ में ही हिंदी और अंग्रेजी, इन 2 भाषाओं को आपको साथ में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। जो फर्स्ट लैंग्वेज जो है, प्रथम भाषा जो है वो हिंदी भाषा, ये आपके माध्यम के रूप में होती है। जिस माध्यम से आप, जिस भाषा के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से, अंग्रेजी मीडियम से, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, वो फर्स्ट भाषा है जो अपनी हिंदी भाषा है। अपन हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपके 11th क्लास में आने पर आपकी अभिव्यक्ति को सुदृढ़ करना हिंदी भाषा का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, आप रटे रटाई क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता आपने निश्चित पढ़ा और आपने उसका उत्तर रट लिया। लेकिन 11th क्लास में आने के बाद में जो शिक्षा समिति है जिसने ये पाठ्यक्रम तैयार किया है, या सभी गुरुजन हैं, वो आप में कुछ अलग विकास देखना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हिंदी के पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। अभी तक आप देखते हैं कि समाचारों में आदि में आप अखबार में समाचार पढ़ते हैं और समाचार पढ़ करके आपको ये ध्यान में आता है समाचार, अखबार में समाचार आते हैं। लेकिन 11th क्लास में आने के बाद में आपसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि जब आप समाचार पढ़ सकते हैं तो क्यों समाचार लिख नहीं सकते क्या आप? तो ये भी आपके लिए एक इस माध्यम बन जाती है। वही दूसरी बात यहाँ आती है कि आपने जैसे मान लो कोई भी कवि के बारे में पढ़ा है, सूरदास हो, मीरा हो या तुलसीदास हो, अन्य कोई भी कवि हो, लेखक हो, उनके जीवन के बारे में आपने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में आप स्वयं उनको अभिव्यक्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है। तो आप कितने अच्छी तरीके से उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं, ये विकास भी आपके साथ साथ में होना चाहिए और इसी विकास को मद्देनजर रखते हुए आपके पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। अभी तक आप 10वीं क्लास तक प्रत्येक प्रश्न का निश्चित उत्तर आप पढ़ रहे थे और निश्चित उत्तर आप लिख रहे थे, लेकिन कक्षा 11th में आने के बाद में, 10वीं के बाद में 11वीं क्लास में आने के बाद में आपसे एग्जामिनर या टीचर ये अपेक्षा करता है कि आप उत्तर अपने माध्यम से बना करके कितना अच्छा लिख पाते हैं। एक क्लास में 30 बालक है मान लो, तो 30 बालकों में से प्रत्येक बालक अपने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उस उत्तर को लिखे और जिसका उत्तर अच्छा होता है वो ज़्यादा अंक प्राप्त करता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपने पासबुक का, किताब का रटा रटाए उत्तर लिखा और बिल्कुल सही लिखा। महत्वपूर्ण ये है कि आपने उसको कितनी अच्छी तरीके से अभिव्यक्त किया है। यही अभिव्यक्ति का जो माध्यम जो है, अपन हिंदी भाषा को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन कोई भी भाषा जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन भाषा की बात करें तो भाषा की परिभाषा आती है कि भाषा क्या है। तो अब मैं यहाँ पर आपसे ये ध्यान करूँ, आपको मैं बताऊँ कि भाषा जो है
वो व्यक्ति के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हम किस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरों के साथ में कैसे व्यक्त करते हैं, ये विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो है ये भाषा है। और वास्तव में देखा जाए तो भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ भाष्य, कथन, कहना, प्रकट करना, अभिव्यक्त करना ये है। तो आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किस प्रकार से कर पाते हैं, ये भाषा का मुख्य उद्देश्य है। अब बात आती है भाषा की प्रकृति, भाषा क्या है और भाषा की प्रकृति किस प्रकार की है। तो अपन ये ध्यान करें, भाषा की प्रकृति जो है, अपन यहाँ पर हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा की प्रकृति को अपन निम्न बिंदुओं में पर ध्यान करते हैं कि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। अब यहाँ पर वियोगात्मक और संयोगात्मक की अपन चर्चा करेंगे। तो वियोगात्मक का मतलब होता है अलग अलग लिखना। संस्कृत में अपन जब कोई बात व्यक्त करते हैं, अहम पुस्तकम पठामी आदि जो कोई भी लिखते हैं, तो उसमें आप सारे शब्दों को एक साथ में जोड़ करके अपने श्लोक के रूप में जब पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि उसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है, ये पता ही नहीं चलता। लेकिन हिंदी भाषा के लिए ये अनिवार्य है, या हिंदी हो या अंग्रेजी हो, इन सब के लिए अनिवार्य है कि आप प्रत्येक शब्द को अलग अलग ही लिखेंगे, जबकि संस्कृत में आप सबको जोड़ करके लिख सकते हो। तो जोड़ करके लिख सकते हैं, वो संयोगात्मक भाषा कहलाती है, और जिसमें अलग अलग लिखते हैं वो वियोगात्मक। तो हिंदी भाषा की प्रकृति कैसी है, वो वियोगात्मक है। भाषा एक अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति इस प्रकार से है कि भाषा को हमने अपनी मेहनत से उसको अर्जित किया है, कमाया, सीखा है। भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील की बात ध्यान करें तो भाषा आरंभ में अपन देखें तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा निकली है, तो संस्कृत से हिंदी में पहुंचते पहुंचते इसमें न जाने कितने परिवर्तन हो गए और भाषा कठिनता से सरलता की ओर बढ़ गई। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। समाज में, वर्ग में जिसमें अपन रहते हैं, उस वर्ग के विशेष में रहते हुए समाज से हम विचारों के आदान प्रदान के लिए उसकी संपत्ति को अपन काम में लेते हैं, और उसी संपत्ति की भाषा के माध्यम से हम अपन पूरे समाज से जुड़े हुए रहते हैं। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर से तात्पर्य क्या है, जो हमको जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, और उन दिखाई दे रही बातों से अपन जो बात हमको नहीं दिखाई दे रही है, उन बातों की ओर बढ़ने का अपन प्रयास भाषा के माध्यम से करते हैं। फिर अपन बात ध्यान करें भाषा के कार्य, भाषा की आवश्यकता क्यों है। तो भाषा की आवश्यकता की अपन यहाँ बात करें तो भाषा मुख्य रूप से हमें संप्रेषणीयता, संप्रेषण, विचारों को संप्रेषण, दूसरों के सामने विचारों को प्रकट करने के लिए आवश्यक है। संपर्क साधने के लिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क साधने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। व्यवस्था, अपने समाज में आसपास में जो भी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, संस्कृति को जीवित रखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो ये भाषा के मुख्य कार्य है। इसके बाद में अपन ध्यान करें तो हिंदी भाषा जो है, इसमें अपन ध्यान करें तो 14 सितंबर 1949 जो है उसको, इस समय जब अपना देश आज़ाद हुआ तो उस समय सारे राजकार्य अंग्रेजी भाषा में होते थे उससे पहले। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए इस कारण से अपन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रत्येक भाषा के लिए एक निश्चित व्याकरण होती है, जिसके माध्यम से उस भाषा के शुद्ध रूप की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हिंदी भाषा का भी एक निश्चित व्याकरण है, और ये अपन इसमें ध्यान करें जिसके माध्यम से हिंदी के शुद्ध रूप की हमें जानकारी प्राप्त। अब अपन ध्यान करें, हिंदी भाषा जैसे है उसके जो व्याकरण के 2 रूप हमें प्राप्त होते हैं, एक मौखिक रूप है, एक लिखित रूप है। और लिखित रूप को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों को काम में लेते हैं उसे अपन लिपि कहते हैं, उसे अपन लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा, प्रत्येक भाषा की कोई न कोई लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि हो, संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है और हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी। संस्कृत को अपन हिंदी भाषा की जननी भी कहते हैं। इसी तरह से अपन ध्यान करें तो अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि रोमन लिपि है।
पंजाबी भाषा जो है उसकी लिपि गुरुमुखी लिपि है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी कोई न कोई लिपि होती है। इस तरह से अपने पड़ोसी देश जो नेपाल जो है, नेपाल की भाषा जो है नेपाली है और वहाँ की भी लिपि भी देवनागरी। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि जो भाषाएं हैं इन सब की लिपि देवनागरी लिपि है। अब हिंदी भाषा जो है या देवनागरी लिपि है, इनकी कुछ विशेषताएं जो होती है वो अपन ध्यान करें। हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अपन जो बोल रहे हैं अपन वैसा ही लिखेंगे। जो अपन ने बोला, अपन ने क बोला है तो अपन क ही लिखेंगे। जबकि हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में अपन देखें तो उनमें बोला कुछ जाता है और लिखा कुछ जाता है, ध्वनियों का अंतर दिखाई देता है। तो PUT पुट दिखाई देता है, लेकिन BUT बट दिखाई देता है। उसमें बोला ऊ जा रहा है और इसमें ए बोला जा रहा है। तो जैसा बोला वैसा लिखा नहीं, तो यहाँ पर ध्वनि का अंतर दिखाई देता है। इसी तरह से अपन देखें तो हिंदी भाषा में वर्ण जो है शिरोरेखा के नीचे लिखे जाते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में वर्ण शिरोरेखा से ऊपर लिखे जाते हैं। अपन देखें यहाँ पर ये जो लाइन बनी हुई होती है, अंग्रेजी जब लिखेंगे तब अपन अंग्रेजी के वर्ण लिखेंगे इसके ऊपर लिखेंगे, जबकि हिंदी के वर्ण जब अपन लिख रहे हैं तब इसके नीचे लिख रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त अपन ये ध्यान करें, हिंदी भाषा जो है वो बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। ये लेफ्ट हाथ है, इधर लेफ्ट हाथ से लेफ्ट से राइट की तरफ, बाएं से दाएं तरफ अपन लिखते हैं। जबकि आपने देखा होगा जो उर्दू भाषा जो है, उर्दू के जो लिखने का तरीका है वो इधर राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, जबकि अपन हिंदी में लेफ्ट से राइट की तरफ लिख रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त अपन कुछ और बातें अपन हिंदी की सामान्य रोचक जानकारी अपन यहाँ पर प्राप्त करें। ध्यान करें, हिंदी भाषा में जो भी प्रत्येक जो चिन्ह बने हुए होते हैं, लिपि के जो चिन्ह बने होते हैं, उन सब का अपना अपना महत्व होता है। चाहे वो विराम चिन्ह हो, चाहे वो ऊपर लगाया जाने वाला अनुस्वार चिन्ह हो, चाहे वो शिरोरेखा हो, इन सब का अपना अपना महत्व होता है। ये सब अपना महत्व रखते हैं। उदाहरण के तौर पे अपन मैं यहाँ पे एक शब्द के माध्यम से बात ध्यान करूँ, अपन को लिखना है कुंती। अपन लोग यहाँ पे एक वाक्य लिखते हैं कि कुंती पुत्र भीम ने बकासुर का वध किया। अब अपन ऊपर अनुस्वार लगाना भूल गए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अनुस्वार भी अपना महत्व रखती है। इसी तरह से शिरोरेखा की अपन बात ध्यान करें, जैसे उदाहरण तौर पे जो ऊपर जो लाइन खींची जाती है, प्रत्येक शब्द के ऊपर लाइन खींची जाती है। अभी जैसे बात आती है कि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद रखा जाएगा। अब ये लिखा अपन ने, लेकिन इसके ऊपर अपन ने कहीं भी शिरोरेखा नहीं लगाई है। शिरोरेखा नहीं लगाने से कई बार क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। किसी ने कहा कि नहीं शिरोरेखा होनी चाहिए, तो आपने जल्दबाजी में शिरोरेखा यूं लगा दी, ये लो जी, लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद रखा जाएगा। अब लिखना तो अपने को था विद्यालय बंद रखा जाएगा, और लिख दिया अपने क्या, बंद रखा जाएगा, विद्यालय को खानी। तो यहाँ पर शिरोरेखा का भी अपना महत्व है। फिर अपन बात ध्यान करें विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो अपन देखते हैं, विराम चिन्हों का भी अपना महत्व है। रोको,
मत जाने दो। दोनों वाक्यों में बराबर वही शब्द काम में लिए गए हैं, लेकिन केवल एक विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग जो किया गया है, ये विराम चिन्ह का प्रयोग ही अर्थ को बदलने वाला है। एक का अर्थ रोको, मत जाने दो, अर्थात भागते हुए चोर को हमें रोकना है। तो वही दूसरा अर्थ जो है रोको मत, जाने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। तो एक विराम चिन्ह से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभी कुछ पिछले साल अखबार में एक कोई समाचार था जिसमें विराम चिन्ह का जो प्रयोग है उचित नहीं होने के कारण अर्थ का अनर्थ दिखाई दिया। प्रशिक्षण हुआ, एक देखेंगे, नहीं मिले प्रमाण पत्र, और प्रशिक्षण हुआ, नहीं मिले प्रमाण पत्र। अब देखिए, एक केवल विराम चिन्ह न लगाने के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया, प्रशिक्षण हुआ, नहीं मिले प्रमाण पत्र। वहीं अगर विराम चिन्ह यहाँ की जगह यहाँ हो जाता है, प्रशिक्षण हुआ, नहीं मिले प्रमाण पत्र। इस तरह से अपन देखें तो हिंदी भाषा में प्रत्येक बात का अपना अपना महत्व होता है। मैं यहाँ पे एक दूसरा शब्द लिख रहा हूँ। वर्णों की जो निश्चित आकृति है उसका अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उससे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने यहाँ पे लिखा खाना, और इस ख को जो निश्चित आकार है उसके अनुसार न लिख करके मैंने, आपने देखा होगा कई इसको इस तरह से लिख देते हैं और इसको सही तरह से नहीं लिखा, तो ये क्या हो गया, रवाना। अब ख की आकृति जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि देखो जैसे निश्चित दी हुई है वैसी आकृति न लिखने के कारण ये खाना से रवाना हो गए हैं। तो इस प्रकार से अपन देखें तो हिंदी भाषा में प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक अक्षर की आकृति भी निश्चित है, प्रत्येक नियम है। तो नियमबद्ध व्याकरण के अनुसार नियमबद्ध तरीके से हिंदी जो पढ़ी जाती है इनका अपन ध्यान करेंगे। और अपने जो हिंदी भाषा जो है, जो अपनी मातृभाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, उसको अपन अपने ध्यान रखते हुए और अपनी अभिव्यक्ति को अधिक से अधिक किस तरह से बढ़ा सकते हैं इसका अपन यहाँ पर ध्यान करते हुए इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। जिंदगी का हर कदम रख इस तरह से प्यारे, जिंदगी का हर कदम रख इस तरह से प्यारे, रोशनी का दायरा कुछ और बढ़ता जाए, रोशनी का कुछ दायरा और बढ़ता जाए। वंदे मातरम, जय श्री राम।